वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल वाली क्लास जहाँ पे ख़त्म हुई थी उसके आगे हम लोग आज चालू करने वाले हैं। टॉपिक जो है आज का वो पी ब्लॉक ही होगा। पी ब्लॉक के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग अब तक पढ़े हैं, ठीक है, ये आगे हमारे काम में आने वाला है और इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे। ठीक है, मतलब छोटे मोटे एमसीक्यूज जो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं आपसे पूछूंगा बेसिक आइडियाज़ के लिए। एंड देन साथ में जो भी कॉन्सेप्ट्स मुझे एक्सप्लेन करनी है वो मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। पिछली क्लास में देखा था हमने कि अगर आप मेटलिक कैरेक्टर की बात करोगे तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, दीज टू आर द रॉ मेटल्स, सॉरी, एंड आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड द नेक्स्ट बिस्मथ इज मेटल। ठीक है, तो ये पिछली क्लास में देख रखा था हमने। इस बार क्लास में हम अभी हम आज पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़नी पड़ती है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, अब ये पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है ये फिजिकली कैसे दिखते हैं, ठीक है, मतलब कैसे आप इसको देखने के बाद पहचान सकते हो कि ये एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो इस बारे में आपको तीन बातें, यू हैव टू नो अबाउट द 3 पॉइंट्स, 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि नाइट्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप लोग जानते हो पहले से, और उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रहता है, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड ये N2 का प्रेजेंस इस टाइप से होता है। दिस इज योर N2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि नाइट्रोजन जो है वो ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा विद ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन देम। ठीक है, एंड द नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, दूसरा पॉइंट जो है ये जानना है आपने कि फॉस्फोरस, अगले 3 एलिमेंट जो हैं कौन से, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी स्टेबनाइट, ठीक, ये तीनों जो हैं दीज एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 4 एटम होते हैं इसमें एक मॉलिक्यूल में। दिस एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, 4 एटम के मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के दिखा दो एक बार आप लोग को। देखो P4 इस टाइप से, एंड S4 एंड SB4 इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है, और इसमें 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एंड आखिरी जो एलिमेंट है बिस्मथ, ठीक, ये फिजिकल मतलब इसका जो प्रेजेंट है नेचर में, इट एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मेटल। ठीक है, मोनो एटॉमिक की तरह ये एग्जिस्ट करता है, मोनो एटॉमिक मोनो एटॉमिक, ठीक है, मेटलिक सॉलिड। ठीक है, सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, अब ये हो गया इसका फिजिकल अपीयरेंस की बात कर ली। देन अगला जो डिस्कस करते हैं पॉइंट वो होता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है इस चीज़ की, तो जो पहला पॉइंट जानना है आपको कि डेंसिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। नाना पापा आशीष सब बीमार। डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। अच्छा, डिक्रीज बोल रहा हूँ मैं, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, आई एम सॉरी, इंक्रीज करेगी बिकॉज वेट बढ़ रहा है। इन द सेम एरिया द वेट ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीजिंग। जब आप डाउन जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। जो मैंने पहले डिक्रीज कहा था उसको प्लीज़ थोड़ा दिमाग से निकाल लें, और जो प्रॉपर करेक्ट वर्ड जो यूज़ करना चाहिए था वो ये था कि इंक्रीज़ कर दी। एवरी टाइम पे इंक्रीज ही करेगा ऑलमोस्ट हर जगह पे, एंड डेंसिटी का इंक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट जो है वो जान लीजिए कि अभी यहाँ पे कंपेयर करना पड़ता है सेकंड पॉइंट में। नाना पापा आशीष सब बीमार। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दिस टू हैव वेरी लो डेंसिटी, मतलब इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, दिस हैव कंपैरेटिवली लो डेंसिटीज। ठीक है, डेंसिटीज कम होती है
और इसमें जो अगले दो एलिमेंट जो होते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, इनकी डेंसिटीज हाई होती है, ठीक है, दे हैव हाई डेंसिटी, काफ़ी मतलब भारी होते हैं ये एलिमेंट। और द बिस्मथ हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, बिस्मथ की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो दो पॉइंट आपने याद करने हैं कि डेंसिटी ऑफ दिस व्हाट यू से 15th group element increases when you go from top to bottom in the group, and the density of first two element is very low, and the density of other two elements arsenic and antimony is somewhat high density, and the density of bismuth is highest from the group। ठीक है, डेंसिटी की बात कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक जो है इसमें अच्छा यहाँ पे बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट भी हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे गाइस। तो अगला एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़रूरी निकल के आता है, वो ये होता है कि फॉस्फोरस जो होता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि वॉल्यूम ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फॉस्फोरस जो है, जितना वॉल्यूम फॉस्फोरस ऑक्यूपाई करेगा ये ज़्यादा होता है, ठीक है, दैन द वॉल्यूम ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है बिकॉज कई बार ये एक्सेप्शन मिल जाता है आप लोग को, या फिर ये पर ऐसे पूछ लेते हैं, या तो ये पूछे हैं क्वेश्चन या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है फॉस्फोरस का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस ये कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आर्सेनिक। दीज टू आर द क्वेश्चन विच आर नॉर्मली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, जो अभी आपको मैं समझा दूंगा व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। इस पर बेस्ड आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें आपने कुछ 3-4 पॉइंट यहाँ पर समझने, देयर आर लाइक 3 पॉइंट्स और यू कैन से लाइक 4 पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टूड इज कि जैसे कि एटॉमिक साइज़ की अगर बात कर ले हम लोग, तो एटॉमिक साइज़ अगर आप बता पाए मुझे, तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा? एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं, एटॉमिक साइज़ यानी कि जो रेडियस जो होता है उसका, ठीक है, एटॉमिक साइज़ की बात करें तो फॉस्फोरस का छोटा होगा किससे? आर्सेनिक से। एटॉमिक साइज़ यानी कि जो दिखने जो साइज़ होता है एटॉम का, जो एलिमेंट के अंदर अगर आप जाओगे तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो होता है उसको एटॉमिक साइज़ बोलते हैं। ठीक है, और पूरा एक एटम मान लो अगर इतनी स्पेस ले रहा है फॉस्फोरस का, तो आर्सेनिक उससे मोर स्पेस लेगा बिकॉज वहाँ पे शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, देयरफॉर द एटॉमिक साइज ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ आर्सेनिक। अब क्योंकि उसका एटॉमिक साइज छोटा है, ठीक है, एटॉमिक साइज जब छोटा है तो उसका वॉल्यूम तो ऑब्वियसली क्या होगा? ज़्यादा होगा आर्सेनिक से। देयरफॉर सिंपली वॉल्यूम ऑफ phosphorus is more than volume of arsenic। ओके डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ऐसा होता है कई बार कि मतलब ये कई बार डाउट निकल के आता है, अगर हमने एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा होगा तो ये समझ में आता है कि क्योंकि एटॉमिक साइज फॉस्फोरस का छोटा है आर्सेनिक से, देन ऑल्सो इट इज़ ऑब्जर्व, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व हुआ, और यू कैन से इट इज़ ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन है अपना, इट इज़ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि फॉस्फोरस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है आर्सेनिक से। समझ में आ गया? सवाल क्या उठता है कि यार जब किसी चीज़, अगर मान लो इसका ये छोटा साइज़ हो गया, चलो मान लो कि आप सोचते हो कि भाई एटम गोल फॉर्म में होता है, ठीक है, ये फॉस्फोरस छोटा है, आर्सेनिक बड़ा है, बड़ा गोला है आर्सेनिक। जब एटॉमिक साइज इसका छोटा है, एटॉमिक साइज ऑफ फॉस्फोरस इज स्मॉल एंड एटॉमिक साइज ऑफ आर्सेनिक इज बिग, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट कि फॉस्फोरस का वॉल्यूम जो है बड़ा मिल रहा है ना। देखो आप वॉल्यूम के बारे में क्या डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज़ वॉल्यूम? अगर आपसे कोई पूछे कि यार डिफाइन करो वॉल्यूम क्या होता है, तो आप डिफाइन कैसे करोगे इसको? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनीथिंग,
है ना, जितनी जगह उसको लग रही है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। मान लो अगर किसी चीज़ को अगर वॉल्यूम इतना लग रहा है और किसी और चीज़ को वॉल्यूम अगर इतना लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब स्पेस ज़्यादा है इन शॉर्ट में और इसका स्पेस कम है। एनीथिंग विच हैज़ लेस वॉल्यूम हैज़ टू कंटेन इन अ लेसर स्पेस। वॉल्यूम कम है तो स्पेस कम लग रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो स्पेस ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन यहाँ उठता है कि एटॉमिक साइज कम होने के बावजूद वॉल्यूम कैसे बड़ा हो गया फॉस्फोरस का, ये समझना है, ठीक है हमको। तो इसमें अब जान लो रीज़न। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक दोनों P4 एंड AS4 ठीक है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टूड इज कि P4 और AS4 दोनों टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो सबसे मेन पिक्चर में चीज़ आएगी वो होगी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आप लोग जानते हो क्या होता है ना। वैन डर वाल्स फोर्स यानी होता है कि जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अप्लाई होगा तो उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब दोनों इसमें क्या हो रहा है, देखो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल अगर ड्रॉ कर लो मैं इस तरीके से, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। टेट्रा एटॉमिक होता है ये, और दोनों P4 AS4 दोनों टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन विच देयर आर 4 एटम्स आर जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जॉइंट होते हैं। अब यहाँ पर चीज़ क्या आती है कि इन फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस के अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ये कमज़ोर होता है, दिस इज वीक। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स यहाँ वीक होता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, जो वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू आ रहा है, दैट इज वीक, ठीक है। और आर्सेनिक की जब बात करते हैं तो इन आर्सेनिक, ठीक है, देयर इज क्लोजर पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर आर्सेनिक में क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल्स की पैकिंग जो होती है वो क्लोजर हो जाती है, ठीक है, क्लोजर पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड इसके कारण क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब मान लो अगर मॉलिक्यूल्स अगर दूर रखे हुए हैं तो उनमें फोर्स ऑब्वियसली बहुत कम होगा। अगर मॉलिक्यूल्स दूर रहेगा तो फोर्स कम होगा, उसमें तो उतना ज़ोर से खींच नहीं पाएगा। लेकिन आर्सेनिक में अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो काफ़ी क्लोज रखे होते हैं, देयरफॉर उसमें द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ अ बिट हायर इन केस ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है, क्लोजर पैकिंग रहती है, ठीक है। नोट्स के फॉर्म में इसको प्रॉपर नोट कर लो। आर्सेनिक में क्लोजर पैकिंग होती है, ठीक है। अच्छा, किसकी होती है पैकिंग? तो मॉलिक्यूल्स की होती है क्लोजर पैकिंग। द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, ओके। एंड इस कारण से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में तो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा ये ज़्यादा होगा, इट इज़ मोर नो बिकॉज ऑफ द वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो वैन डर वाल्स फोर्स के कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो क्रिएट होगा दैट इज मोर इन आर्सेनिक। एंड क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक में खिंच जाएंगे एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस जहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे। एंड देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ फॉस्फोरस इज हायर क्योंकि फोर्स कमज़ोर है इसलिए। एंड देयरफॉर वी हैव दिस कंडीशन कि भाई फॉस्फोरस का जो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ आर्सेनिक। अब गाइस, अब क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, अगर मान लो अगर कोई चीज़ अगर दूर दूर फैली है तो उसका बॉन्ड तोड़ना काफ़ी आसान होगा ना। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स वैसे ही कम हो चुका है तो बॉन्ड तोड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फॉस्फोरस इज़ मोर, ठीक है, सो देयरफॉर द सेपरेशन इज मोर, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर, between molecules is also more,
सो देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट इज लेस। तो अब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट इज लेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसको ठीक है आराम से आप समझते हुए चलो, बिकॉज पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कल भी कहा था, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक दीज आर स्टोरीज, ठीक है, पूरी कहानियाँ होती हैं इसमें, ठीक है। आराम से इसको ठीक है पढ़ते चलो, थोड़ा टाइम लेगा, बट इफ़ यू गिव प्रॉपरली टाइम, अगर आपने सही से टाइम दिया इसको ना, तो दिस टाइम इज़ वेरी वर्थ, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर एनी एग्जामिनेशंस, लेट इट बी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE पकड़ लो, नीट, NDA, जहाँ भी है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने एक एक्सेप्शन का क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। नाउ द गाइस नेक्स्ट, ठीक है, अगली कॉन्सेप्ट देखते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं एक बार। एलोट्रोपिक क्या लिखा है ना, सॉरी, हाँ, एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। अब एलोट्रोपिक फॉर्म्स यानी क्या होता है बच्चों कि एक ही एलिमेंट जो है वो अलग अलग क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर एलिमेंट फॉस्फोरस ही है, लेकिन उसके 2-3 और एग्जिस्ट करने के फॉर्म हैं, दोज फॉर्म आर कॉल्ड एज एलोट्रोपिक फॉर्म। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है एलोट्रोपी, ठीक है। This property or this tendency, this capacity of an element through which it can exist in different forms is called as allotropy, ठीक है। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें एक पहली बात जान लो कि बिस्मथ जो है ना, सॉरी मैंने ब्लैक पेन ही ले लिया इसमें, ठीक है, जो ब्लैक पेन से कर लेते हैं, ठीक है। बिस्मथ जो है ये कोई एलोट्रोपी शो नहीं कर सकता, शो नहीं करता है। सो देयरफॉर भी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कि ये इसका कोई एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होता है, ये एक ही अपने मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं, अदर एलिमेंट्स डू एग्जिबिट दी एलोट्रोपी, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फॉर द नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है बच्चों, ये 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाइट्रोजन अगर मान लो, अगर नाइट्रोजन अगर सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, अगर आपने इसको कूल कर रखा है, वैसे नेचुरली गैस फॉर्म में मिलता है, बट इफ नाइट्रोजन इज इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज़ ध्यान से इसको पढ़ना। द फर्स्ट फॉर्म इज अल्फा नाइट्रोजन, द फर्स्ट फॉर्म इज अल्फा नाइट्रोजन, ठीक है। अब अल्फा नाइट्रोजन में खास बात ये होती है कि इसमें क्रिस्टल्स होते हैं वो क्यूबिक होते हैं। This has alpha nitrogen possess cubic crystal structure. I'll write complete sentence. Cubic crystal structure होता है इसका। And the second type जो है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, it's called as obviously बीटा नाइट्रोजन, ठीक है। अब बीटा नाइट्रोजन जो होता है, इसमें इसकी आइडेंटिकल बात, इसकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। सो इट कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें ये चीज़ भी होती है कि अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन जो है, दोनों में काफ़ी मतलब टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। अगर आप मान लो कि अगर लो टेम्परेचर लोगे तो बीटा वाला काफ़ी स्टेबल होगा, इट इज़ फाउंड एट लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर जब होता है ना, तो वो बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझ में आ गया। नाउ देन द नेक्स्ट एलिमेंट फॉस्फरस की बात कर लें, ठीक है। फॉस्फरस जो है, एज यू नो ऑलरेडी दैट कि फॉस्फरस नॉर्मली गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है, और एक वैक्सी सॉलिड रहता है ये, और ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे तो मतलब 2 ही फॉर्म के काम के हैं, देयर लाइक वाइट फॉर्म में रहता है, देन ब्लैक फॉर्म में रहता है, और रेड फॉर्म में रहता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉस्फरस एग्जिस्ट एज 3 टाइप, जिसमें से 2 इम्पॉर्टेंट है, एक तो ब्लैक वाला और रेड वाला, लेकिन तीनों हम जान लेते हैं, ठीक है। फॉस्फरस के 3 होते हैं एलोट्रॉप, एक होता है वाइट फॉस्फरस,
एक होता है रेड फॉस्फोरस और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस जो है ये एक तो गैसेस स्टेट में रहता है, ठीक है, और अगर मान लो अगर ये सॉलिड हो गया तो ये एक वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। दो फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, एक तो यार ये तो गैस रहता है या फिर तो गैस रहेगा या फिर एक सॉलिड रहेगा जो कि वैक्सी फॉर्म में होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली एज अ P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी, ठीक है। ज्योमेट्री भी कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इट एग्जिस्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी हो गई। अगला वाला देख लेते हैं, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। रेड फॉस्फोरस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ भी मैं दिखा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ सिर्फ। मैं आपके इसके सामने स्ट्रक्चर्स भी आने वाले हैं, वो स्ट्रक्चर्स मैं आपको फिर ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं ऑल दिस एलिमेंट्स। अभी सिर्फ नाम जान लो, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाइट वाला गैस होगा और अदरवाइज इट इज़ वैक्सी सॉलिड। P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। रेड फॉस्फोरस जो होता है, ठीक है, ऑब्वियसली एज रेड दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये क्या होता है, दीज आर लाइक कॉम्प्लेक्स चेन होती है इसकी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमरिक चेन होती है, ऐसा बोल सकते हो आप। अल्टीमेटली कैसा है कि रेड फॉस्फोरस जो है वो वाइट फॉस्फोरस का ही एक पॉलीमर है, ऐसा बोल सकते हो आप। अगर आप वाइट फॉस्फोरस को एक लगातार एक के बाद एक चेन में अरेंज कर दोगे तो वो रेड फॉस्फोरस हो जाएगा। ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। ब्लैक फॉस्फोरस जो है इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, जो थर्मोडाइनमिकली और काइनेटिकली दोनों तरीक़ों से काफ़ी स्टेबल होता है। सो इट इज़ थर्मोडाइनमिकली एंड ऑल्सो काइनेटिकली स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, काफ़ी स्टेबल रहता है ये। और ज्योमेट्री की जब बात करोगे तो इसको लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं कई बार, ठीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। मैं भी दिखाऊंगा कैसे होता है इसका, मैं शायद एक इमेज शो कर दूँ, अपने हाथ से ड्रॉ करके भी दिखाऊँ। तो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में ब्लैक फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया? वाइट, रेड और ब्लैक। अभी हम पांचों की बात कर लेते हैं, बाद में जब फॉस्फोरस की बात करें तो उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। तो देन अगला वाला जो है, ठीक है, कौन सा, नाइट्रोजन का हो गया। देन आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ये कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब इतने सारे फॉर्म है कि जो हम शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट जो दो तीन मेन फॉर्म है वो जान लो आप। It exists as a grey metallic arsenic. The first form in which it exists is grey metallic arsenic. इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन अगला वाला जो है वो होता है कि येलो आर्सेनिक जो होता है इसमें एग्जिस्ट करता है वो। देन थर्ड जो है वो ब्लैक आर्सेनिक में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज देर आर ऑलमोस्ट इवन मोर टाइप्स आर देयर, बट ग्रे मेटालिक, येलो एंड ब्लैक आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्सेनिक इन तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन अगला वाला जो है वो एंटीमनी है, ठीक है। नाइट्रोजन करता है, फॉस्फोरस भी करता है, आर्सेनिक भी करता है, और फोर्थ जो है वो एंटीमनी भी करता है, कुछ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंटीमनी तीन फॉर्म में पाया जाता है, वेरी क्लियरली तीन सेपरेट फॉर्म है इसके, ठीक है। मतलब एंटीमनी एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म सच एज स्टेबल मेटालिक, आर्सेनिक येलो, ठीक है, और एक्सप्लोजिव एंटीमनी। पहला फॉर्म जो होता है ये होता है आपका, क्या कहते हैं इसको, स्टेबल मेटालिक होता है। मतलब नाम ही इसका ऐसा है कि स्टेबल मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देन दूसरा वाला जो होता है इसको बोलते हैं आर्सेनिक येलो, and the next is explosive, एक्सप्लोसिव एंटीमनी के फॉर्म में एक्सप्लोसिव वाला, स्टेबल वाला और या फिर येलोइश टाइप से होता एग्जिस्ट करता है। एंड इसको कई बार ऐसा बोलते हैं कि अल्फा एंटीमनी बोलते हैं इसको, इसका नाम ऊँचा याद कर लो। आर्सेनिक येलो बोलते हैं, या फिर कई बार इसको अल्फा एंटीमनी भी ऐसा नाम दिया जाता है।
वैसे एग्जिस्ट करेगा, या फिर तीसरा होता है कि एक्सप्लोसिव एंटीमनी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके। देन नाउ नेक्स्ट जो एक हमें टॉपिक देखना है, अब हम फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कुछ इसमें, अब देखो पहली बात तो है कि हर एक टॉपिक काफ़ी इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। अब तो नेक्स्ट मतलब जो कुछ पॉइंट है, मैं अभी इस पे एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपने रफली जान लिया इसका आइडिया क्या होता है। अब देखते हैं इस पर कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो कई बार निकल के आता है वो ये होता है कि यार वाइट फॉस्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है गाइस, वाइट फॉस्फोरस जो है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, लोअर देन इज लाइक दिस, है ना, ये लोअर देन का है ना। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेड फॉस्फोरस से कम होगा। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि रेड फॉस्फोरस ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वाइट फॉस्फोरस से। ठीक है, तो ये बात हमने कर रही थी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वाइट फॉस्फोरस का ज़्यादा होता है रेड फॉस्फोरस। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है और किन किन चीज़ का ज़्यादा होता है बच्चों? तो जो भी चीज़ स्टेबल होगी, जिसके बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट के लिए आपने यू हैव टू अंडरस्टैंड 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मैं चीज़ों को पॉइंट के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा, जो कि शायद से मेरी बहुत अच्छी बात भी हो सकती है और बहुत बुरी बात भी हो सकती है, बट आई विल एक्सप्लेन ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो ये समझना है कि वाइट फॉस्फोरस क्या होता है। वाइट फॉस्फोरस के बारे में आप लोगों ने अभी तक क्या जाना कि इन केस ऑफ वाइट फॉस्फोरस, क्योंकि पहली बात तो ये मॉलिक्यूल P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके बारे में हम देख चुके हैं कि इनके बीच में एक वीक वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करेगा। वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये आपने देखा पहली बात तो आपने ये जान लो वाइट फॉस्फोरस के बारे में। देन सेकेंड बात ये जान लो कि यार रेड फॉस्फोरस में क्या होता है। तो रेड फॉस्फोरस जो है ये इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा। समझ पा रहे हो? देखो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वाइट फॉस्फोरस जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और रेड फॉस्फोरस जो है ये पॉलीमेरिक फॉर्म होता है वाइट फॉस्फोरस का। मतलब अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा स्ट्रक्चर्स आप लोगों को कि कैसे ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको और इसका आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, पहले ये पॉइंट देख लो। देखो इस तरीके से होता है कि मान लो आपके पास में एक टेट्राहेड्रन है और इसके 4 कोनों में 4 एटम लगे हुए हैं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, अब क्या होता है कि बीच वाला बॉन्ड टूट गया मान लो। देखो ये मतलब इसको कैसे बोलूँगा। ठीक है, टेट्राहेड्रन आप इमेजिन कर पाते हो क्या? टेट्राहेड्रन आप इमेजिन कर पाओगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपको समझाने के लिए मुझे। टेट्राहेड्रन जो है वो, ठीक है, ऊपर एक पॉइंट है और नीचे में 3 पॉइंट रखे हुए हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लो, 4 कोने में 4 फॉस्फोरस हो गए आपके। ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये हो गया वाइट फॉस्फोरस, दिस इज वाइट फॉस्फोरस। ये बीच वाला बॉन्ड टूट रहा है और एक चेन बनेगी बड़ी सी। देखो ध्यान दो प्लीज। अब इनके बीच में बॉन्ड है और यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये बॉन्ड टूट चुका है, लेकिन अब वो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी उसके पास में है। दे कैन क्रिएट 1 मोर बॉन्ड हियर। अब दूसरा वाला जो है वाइट फॉस्फोरस का टूटा हुआ मॉलिक्यूल सामने से आएगा और इससे बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड इट विल गोज ऑन। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो इसको एक बार इस तरीके से भी शो करते हैं। देखो ध्यान देना, ये आपका रेड फॉस्फोरस हो गया। अब रेड फॉस्फोरस को शो करने का एक तरीका और भी होता है, स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका एक तरीका ऐसा होता है कि यार ये फॉस्फोरस 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 और यहाँ पे डॉट 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 शो करते हैं, डॉट डॉट शो करते हैं एंड दे विल जस्ट एनक्लोज दिस ब्रैकेट एंड राइट इट एन। इस तरीके से भी शो करते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो इट इज़ लाइक यू कैन से लाइक पॉलीमर टाइप से एग्जिस्ट करता है, बट पॉलीमर बोलते नहीं है इसको। इट इज़ द कंबाइंड चेन ऑफ वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस जब कंबाइंड कर दोगे एट हाई टेम्परेचर तो वो रेड फॉस्फोरस बन जाएगा। तो पहला पॉइंट था कि यार इनके बीच में अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल जब खड़ा होगा वाइट फॉस्फोरस का, वाइट फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ मैं,
जब वाइट फॉस्फोरस के जब दो मॉलिक्यूल आमने सामने खड़े होंगे यहाँ पर, तब उनके बीच में एक वैन डर वाल्स फोर्स रहेगा, ठीक है। अब वैन डर वाल्स फोर्स में और कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर एक प्रॉपर बॉन्ड बन चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड तो ऑब्वियसली किसी वैन डर वाल्स फोर्स से काफ़ी स्ट्रांग होगा। हमने मतलब पहले पढ़ा 11th क्लास में कि वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो एक काफ़ी यू कैन से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बराबर ही नहीं कर सकते उसकी, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन केस ऑफ रेड फॉस्फोरस दी P4 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे यहाँ पर भी, P4 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे यहाँ पर भी, लेकिन अब उनके बीच में जो लिंकिंग जो है ना, दैट लिंकिंग इज लाइक इट्स बिकॉज ऑफ यू कैन से लाइक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये लिंकिंग जो आ चुकी है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस की बात यहाँ एक्सप्लेन कर दी मैंने, ठीक है। अब ये बात जान लो, क्योंकि अब यहाँ पर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर अब क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट की बात हम लोग कर रहे थे कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो यहाँ पर एनर्जी की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो देयरफॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड, अब एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी टू ब्रेक द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, अब ये एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगी, ज़्यादा होगी रेड फॉस्फोरस के लिए एज कम्पेयर टू द वाइट फॉस्फोरस। सो एनर्जी इज मोर required for red phosphorus as compared to white phosphorus, and that is the simple reason कि melting point जो है वो ज़्यादा होता है। therefore the melting point of red phosphorus is more than the melting point of white phosphorus। white लिख लो यहाँ पे, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में क्यों कोई डिफरेंस है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये वाली कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ से आपको समझ में आए कि एलोट्रोपिक फॉर्म पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा, वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होगा। तो इसमें ये सब रीज़न होता है कि इनके बीच में यार, यहाँ पर तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोई एक्चुअल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर एक एक्चुअल बॉन्ड प्रेजेंट है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ वाइट फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स। P4 के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बट यहाँ पर अब एक एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसे देखो, इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स से स्ट्रांग होगा ना, ठीक है। तो ऐसे इस पर हमें बात समझनी चाहिए थी। अब एलोट्रोपिक के ऊपर में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि एज यू कैन सी कि भाई वाइट फॉस्फोरस भी होता है, रेड फॉस्फोरस भी होता है, ब्लैक फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ना, इसका ब्लैक फॉस्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये तीनों में से सबसे हाईएस्ट रहता है। ब्लैक फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये हाईएस्ट रहेगा। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो पॉइंट समझने से बहुत सिंपल से। पहली बात तो ये कि ब्लैक फॉस्फोरस जो है ये थर्मोडायनामिकली बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। थर्मोडायनामिकली भी है और काइनेटिकली भी है। काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है, दोनों तरीक़ों से बहुत स्टेबल है ये। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये समझनी पड़ेगी आपको कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करता है। देखो, ये फॉस्फोरस है, ठीक है, दूसरा फॉस्फोरस यहाँ पे आ गया, अब तीसरा फॉस्फोरस यहाँ पे आ गया। देखो आज के मतलब इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे रहता है ये, बी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड दिस। चौथा फॉस्फोरस कौन सा, 1 2 3 4 5, पाँचवा फॉस्फोरस यहाँ पे आ चुका है, ओके, एंड देन छठा फॉस्फोरस यहाँ पे आ चुका है, और इस तरीके से ये हो गया। क्या बोलेंगे इसको? सो इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सिल चेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सिल चेन और कैन ले ब्रांच स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों क्या होता है नहीं कि इसका एक मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं, तो इसके और मॉलिक्यूल रहते हैं। यहाँ पर P, देन अगला P यहाँ पे, देन अगला P यहाँ पे, देन अगला P यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर फिर चलते रहेगा ऐसे, ये P यहाँ पे, ये P यहाँ पे, ये P यहाँ पे। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सिल चेन ये बनाते रहते हैं। अब इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं कि इट हैज़ द लेयर स्ट्रक्चर।
तो ये एक लेयर सी फॉर्म कर लेता है एक के ऊपर एक, ठीक है। लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसमें मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो 6 रहेंगे। नाउ इट इज नॉट P4, इट इज P6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। P6 मॉलिक्यूल्स का एक इसमें ग्रुप रहेगा और ये लगातार चेयर फॉर्म करता रहेगा। अब क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो चुका है। दो मॉलिक्यूल के बीच में अब तो मॉलिक्यूल प्रॉपरली बॉन्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज मोर, सो देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट एज कम्पेयर टू द वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। अब बाकी जो एलिमेंट है इस ग्रुप के, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके स्टेबल फॉर्म्स कौन से हैं जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन तीनों के जो स्टेबल फॉर्म होते हैं उनका एक ही स्ट्रक्चर का पैटर्न होता है। मतलब वो जिस तरीके से स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इट्स कॉल्ड एज पकर्ड, यू कैन से लाइक पकर्ड हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें एवरी एटम जो होता है, ठीक है, देखो मैं फिर से पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें एवरी एटम जो होता है वो 3 और डिफरेंट एटम से कवर्ड रहेगा और यू कैन से इसमें 3 डिफरेंट नेबरिंग एटम होंगे। देयर आर 3 डिफरेंट नेबरिंग एटम्स, मतलब मान लो कि एक एटम है तो उसके बगल में और 3 एटम होंगे जो उसको सराउंड कर रहे होंगे, ओके। अब इसमें जो डाटा हमारे पास में अवेलेबल है, वो ठीक है, बिस्मथ के लिए होता है। बिस्मथ किस तरीके से इसमें एग्जिस्ट करेगा, सॉरी, देखो हेक्सागोन मान लो, यहाँ पे एक इस तरीके से हेक्सागोन तैयार कर लो, एक बगल में दूसरा हेक्सागोन तैयार कर लो, ठीक है। एक और हेक्सागोन तैयार कर लो यहाँ पे एंड जस्ट क्रिएट 1 मोर हेक्सागोन, ठीक है। अब इसमें मान लो ये एक एटम है तो 1 2 3 देयर आर 3 डिफरेंट एटम्स इवन मोर सराउंडिंग दी मतलब मान लो कि अगर कोई एटम पकड़ लो, उस एटम के अगल बगल में और 3 एटम होंगे जो सराउंड कर रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं नेबरिंग एटम बोलते हैं। और कई बार एग्जाम में इसको स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं और इसका नाम होता है पकर्ड नेटवर्क। इट्स कॉल्ड एज पकर्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ का पकर्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, ओके। तो ये बिस्मथ की बात होगी। अब बिस्मथ के बाद में हमारे पास आर्सेनिक का भी डाटा अवेलेबल है। नाउ आर्सेनिक जो है वो ये भी AS6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अब इसको हम बोलते हैं ब्लैक आर्सेनिक, ठीक है। जो स्ट्रक्चर अवेलेबल हमारे पास में है इसको हम बोलते हैं ब्लैक आर्सेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्लैक आर्सेनिक का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है, जो आपने देखा था कुछ देर पहले भी फॉर दी फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। देखो मान लो कि 2 आर्सेनिक के आइटम यहाँ पे हो गए, थोड़ा सा मतलब निकालने का एक तरीका होता है। मैं देखो एक आइटम यहाँ पे, एक आइटम यहाँ पे, ठीक है। अब इससे छोटा वाला एक आइटम ऊपर निकालो इधर पे, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से यहाँ से ऐसे यहाँ भेजो, एक आइटम बीच में यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ से एक आइटम यहाँ भेजो, एक आइटम यहाँ रहेगा, इस तरीके से होता है। एंड देन दी चेन गोज ऑन, ठीक है। ऐसी मतलब दोनों चलते रहेंगे इसी में। एंड दी चेन गोज ऑन मतलब होते रहेंगे, इसमें आइटम्स और होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इधर पे है, फिर इधर पे है, फिर ऐसा 6 आइटम। सो इट्स ऑल्सो दी 6 स्ट्रक्चर, मतलब 6 आइटम की इसमें चेन रहती है। देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज AS6 रिंग बोलते हैं इसको। दिस कॉल्ड एज AS6 रिंग के नाम से भी इसको हम कई बार डिफाइन कर देते हैं कि इट इज़ AS6 स्ट्रक्चर। अब ये AS6 का स्ट्रक्चर जो होता है ये इंटर लेयर होता है और इसमें क्योंकि ये इसके आसपास में
अच्छा, इसको बोलते हैं, पहले तो नाम लिख लो इसका, मैं इंटर लेयर प्लस इंट्रा लेयर, इंटर लेयर प्लस इंट्रा लेयर एटम्स। एक तो एक लेयर जा रही है, ठीक है, उसमें एटम बगल बगल में है, और जो लेयर बगल में एक एटम जो है, जो बगल से लेयर जो निकल रही है, ठीक है, इन द सेम लेयर एटम आगे पीछे है, आसपास में है। मतलब इन शॉर्ट में कैसे है कि वी हैव 3 डिफरेंट एटम हियर ऑल्सो। अब यहाँ पर भी मतलब एटम बगल में आ जाएंगे काफ़ी सारे। तो अब क्या हो रहा है कि इस कारण क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस द एटम्स आर बॉट क्लोजर, एटम्स जो है वो नज़दीक ला लिए गए, दे आर लाइक ब्रॉट क्लोजर। एंड अब इस कारण से क्या होता है ना कि इसको मेटेलिक प्रॉपर्टीज मिल जाती है, ड्यू टू विच द आर्सेनिक गेट मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो समझ लो कहानी क्या है इसके पीछे में। AS6 जो है, AS6 के अंदर में इंट्रा लेयर और इंटर लेयर एटम्स प्रेजेंट होते हैं क्लोजर आसपास में, आगे पीछे, और उस कारण से क्या होता है कि यू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब आपके पास में स्ट्रक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, उसमें यू हैव अरेंजमेंट। मैंने थोड़ा इसको अलग कर दिया, आई एम सॉरी गाइस। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड रहेगा कितना होगा, हाँ ठीक है, करेक्ट। इसको हम ठीक है दोबारा एक बार ट्राई करते, ठीक है, इसको ठीक है दोबारा ट्राई करते हुए। सुनो, ये ठीक है, मान लो कि आपने ऐसे निकाला, यहाँ मतलब बीच में होता है, मैंने सामने कर दिया इसको। लेट्स ड्रॉ, ठीक है, 2 निकाल लिया आपने और 2 यहाँ निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में एक निकालो और इसको ठीक है इससे ज्वाइन करा दो, और यहाँ वाले से इधर से ज्वाइन करवा के यहाँ ऐसे लगा दो, ठीक है। ये 6 आइटम होगा इसमें। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर बीच वाले से ये नेक्स्ट चेन बनेगी इस तरीके से। हाँ, अब सही बन रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। अब ये फिर आगे बढ़ता रहेगी चेन फिर से, और ये इससे जुड़ेगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अब क्या हो रहा है कि हर एटम के बगल में 1 2 3 एटम हो रहते हैं। तो दिस वे इज कॉल्ड एज AS6। ठीक है, देखो मतलब फ़र्क क्या पड़ रहा है कि यहाँ पर मतलब मैंने साथ में ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर ये वाला जो 6 एटम का ग्रुप था ना, उसका कॉर्नर जो है वो दूसरे एटम के बीच वाले इसमें आ रहा था। अब यहाँ पर बीच में एक और आर्सेनिक का ग्रुप रहेगा। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ी बात नहीं, समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन द लेयर ऑल्सो एंड द इंट्रा लेयर ऑल्सो यू हैव एटम्स क्लोजर, एटम्स इन शॉर्ट में पास में होता है। स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है इसका। अब क्योंकि एटम्स बहुत नज़दीक में आ जाते हैं तो इस कारण कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं आर्सेनिक को। ओके, बिस्मथ की बात कर ली अपन ने। अच्छा, बिस्मथ के बारे में एक और बात जान लो कि बिस्मथ का जो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। अच्छा, बिस्मथ के बारे में पहले जान लेते हैं कि बिस्मथ इज़ रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव है, और इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है, हाफ लाइफ पीरियड जो है ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट इट इज़ स्टेबल इन समटाइम्स इन सम 10⁻19 ईयर्स होता है। और 10.19 ईयर्स जो है दैट्स लाइक वेरी ह्यूज टाइम। एंड व्हाट कई बार कैसा है कि आपको ये चीज़ बताई जाती है कि कोई भी एटम, मान लो बिस्मथ के बाद जो भी एटम्स आएंगे, ठीक है, बिस्मथ के बाद पोलोनियम और अदर एलिमेंट्स जो आएंगे, ये सारे एटम्स जो हैं ये टूट कर बिस्मथ तक आते हैं। ठीक है, एवरी यू कैन से रेडियोएक्टिव एलिमेंट एटम ब्रेक्स एंड इट विल अल्टीमेटली डिकम्पोज टू बिस्मथ तक आके वो लोग रहते हैं। मतलब मान लो कि बड़ा मॉलिक्यूल लिया आपने, बड़ा एटम लिया, वो रेडिएशंस को इमिट करेगा और फिर बिस्मथ बनाएगा आपके। एंड इन लाइक समटाइम्स अगर आप बिस्मथ की बात करेंगे तो उसका हाफ लाइफ पीरियड इतना होता है, बट बिस्मथ इज़ लाइक नॉट दैट मच रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडिएशन इतनी निकालता नहीं है वो बिस्मथ, और इट्स ऑलमोस्ट वेरी वेरी स्टेबल। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड, ये इसकी हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है, अब इतना पढ़ लिया आपने। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम लेवल पे, और ये टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है। इस टॉपिक के बाद शायद मैं लेक्चर को पॉज कर दूं और हम नेक्स्ट लेक्चर पे बाद में रिकॉर्ड करेंगे, बट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है
कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, अब एज द वेरी केयरफुल, द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इन सारे एलिमेंट्स का, एक बार आप दोबारा याद कर लीजिए। इट इज़ NH2 एंड NP3। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को, सो वी शुड जस्ट इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि ये NH2 और NP3 का मतलब क्या होता है। तो गाइस NH2 और NP3 का मतलब होता है कि NH2 NPX के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओके, लास्ट शेल की NPX में रहेगा, NPY में इलेक्ट्रॉन रहेगा एक, और NPZ में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस, ये इसकी सबसे आखिरी वाली शेल जो है, लास्ट वाली शेल का ऐसा सीन रहता है कि NH2 NPX1 NPY1 और NPZ1 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें। एक बार रिमाइंड कर लो बच्चों कि लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें। इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। और अब आपको ये समझना है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वेरिएबल होती है, इट कैन वैरी। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट कैन वैरी बिटवीन द लिमिट्स ऑफ, ठीक है, ये इसकी एक लिमिट है -3 से लेके +5 के बीच में वैरी कर सकती है। अब ये हमने कैसे निकाला, तो क्योंकि लास्ट शेल में हमको ऑक्टेट पूरा करना होता है, ठीक है, इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि टू सेटिस्फाई दी ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए -3 से लेके +5 के बीच में कोई भी ये शो कर सकता है। ओके, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक हमें पढ़ना पड़ता है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यू हैव टू स्टडी द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें आपको 4 पॉइंट पता होने चाहिए कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में देयर आर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी शुड नो। ठीक है, अब पॉजिटिव वाली स्टेट जो है इसमें 2 चीज़ों, मतलब 2 तरह से हम शो कर सकते हैं इनकी वैलेंसी। एक तो होती है +3 और एक होती है +5। ठीक है, +3 और +5 शो करते हैं इसमें, मतलब कुछ जगह +4 भी शो करता है, बट नॉर्मली हम मतलब बात नहीं करेंगे, बिकॉज कैसा है कि नाइट्रोजन जो है वो शो करता है +4, बट बाकी एलिमेंट्स नॉर्मली शो नहीं करते हैं। दे वांट टू फॉर्म +3 और +5। ओके, अब जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, बात को समझो प्लीज, वेरी केयरफुल, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। क्या बोला मैंने? स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है इसको भी समझ लो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो होता है NH2 वाली इलेक्ट्रॉन्स का। अब NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनर्ट पेयर फॉर्म करता है। देखो, इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला स्टेबल होगा, जो अनपेयर्ड है या जो पेयर्ड है, तो ऑब्वियसली जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल होगा ज़्यादा अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन से। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेल जो होती है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना नहीं चाहती है। +5 वाली स्टेट में क्या होगा कि मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ेंगे उस एटम को, लेकिन एज यू गो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी जो है वो इसकी बढ़ जाती है, बिकॉज अब क्योंकि वो अंदर वाली शेल है वो पहले फिल हो चुकी है, अब वो काफ़ी अंदर भी है, बिकॉज लाइक एज आप 6s2 की बात करोगे तो 6s2 बहुत पहले भर जाती है, फिर उसके बाद में लाइक मतलब 5p6 4f वगैरह शेल भरती हैं। तो क्योंकि वो अंदर में है तो और इनर्ट पेयर भी हो जाती है, काफ़ी स्टेबल रहती है। सो देयरफॉर +3 वाली स्टेट जो है वो क्या कहते हैं, स्टेबल हो जाएगी। एंड इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अगर उसकी बढ़ रही है तो इसकी कम होगी, ऑब्वियसली बात है। सेकेंड पॉइंट था ये। ओके, नाउ थर्ड चीज़ जो है ये मैंने कम से कम आप लोग को 50 बार तो क्लास में बोली है, स्पेशली दिस इज़ फॉर
अचीवर्स गाइस, ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है ये कभी +5 वाली स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और एज यू हैव स्टडीड अबाउट कि नाइट्रोजन कैन नेवर बी, नाइट्रोजन जो है इट कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, इट कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, ठीक है। अब इसका रीज़न, पहली बात तो ये क्या होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम काफ़ी छोटा होता है, देयर इज़ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, एंड इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते, एंड नॉन, इसको इस तरीके से बोल दो कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक, ऑर्बिटल, एंड देयरफॉर अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि भाई फिर ये ऐसे कंपाउंड नहीं फॉर्म कर सकता। ये अगर ऐसे कंपाउंड लिखे मिलते हैं आपको कि NF5 NCl5 इस तरीके से कहीं मिल जाता है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट अगर PCl5 मिलता है तो ये एग्जिस्ट करेगा, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। पाँचवा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखो नीचे में, फोर्थ पॉइंट क्या दिखाता है कि अभी क्योंकि सिंस नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म +5 स्टेट, अब नाइट्रोजन तो +5 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो देयरफॉर उसका मैक्सिमम कोवलेंस जो है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैलेंसी जो है +4 होती है, देयरफॉर मैक्सिमम कोवैलेंसी बोलते हैं इसको कई बार, सो मैक्सिमम कोवलेंस इज +4, और लाइक यू कैन सिंपली से 4, इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, ओके, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड 4 फॉर्म कर सकता है, उसके ऊपर बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ जाएगा कि क्या बोला है आपको ने। तो ये 4 पॉइंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। अगर समझ में नहीं है तो दोबारा एक बार देख लो इसको, ठीक है, वापस से बैक करके कि +3 और +5 के स्टेट शो करते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले इसमें, देन डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी जो है बढ़ती है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, और +5 की ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट्रोजन कैनॉट एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। इसका रीज़न होता है कि इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो कहीं पे अगर लिखा मिलता है कि NCl5 तो वो रॉन्ग कंपाउंड लिखा हुआ है, और जबकि बाकी एलिमेंट जो है इस ग्रुप के PCl5 वो सब कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स कैन बी पेंटावैलेंट ऑल्सो, और क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो +5 की स्टेट फॉर्म नहीं करता है, तो मैक्सिमम कोवैलेंस नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी जो है इट इज़ 4 ओनली, इट कैन शो, आई विल राइट +4 नहीं, सिर्फ 4 बोलते हैं इसको, 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, बात कर लेते हैं। वी हैव सीन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नाउ लेट्स सी द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे मतलब 3-4 पॉइंट यहाँ भी देखने, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे शायद 4 पॉइंट होंगे यहाँ भी, तो आई थिंक देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स इटसेल्फ, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे आएंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस एलिमेंट की जो है इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि यार 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एज यू हैव सीन कि दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये लोग -3 वाला जो स्टेट है वो शो करते हैं, ओके। तो इन एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। आई एम गोइंग स्लो बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड एवरी स्मॉल थिंग बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाद में कौन सी बात कहाँ जोड़ी जाए उसको हम नहीं बोल सकते हैं। सो इनकी टेंडेंसी क्या होती है इस एलिमेंट की कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करो, ओके, एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या होता है, टू कंप्लीट दी ऑक्टेट, ताकि इनकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, ताकि ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। देन इसके बाद में अब क्या होता है, अब देखो, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया, हाँ। तो अब इससे क्या होता है कि इस पर आएगा -3 चार्ज, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आएगा आपको। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स की टू लाइक ताकि -3 चार्ज वाला अनायन फॉर्म कर सकें, ये बहुत ज़्यादा होती है,
ठीक है, लेट्स गो वेरी स्लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और M3- ऐसा वाला अनायन फॉर्म करना पड़ेगा। अब ये फॉर्म करने में जो एनर्जी लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाने इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। अब क्योंकि ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट जान लो कि नाइट्रोजन के पास, ठीक है, नाइट्रोजन की खास बात क्या होती है कि नाइट्रोजन हैव द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन हैव द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, यानी स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज उसका होता है, और इसके लिए और इस कारण से वो क्या होता है कि इट नॉर्मली शो -3 स्टेट वेरी प्रोमिनेंटली। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम भी छोटा है तो इट कैन एक्सेप्ट दी 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये -3 वाला स्टेट जो है वो शो कर सकता है। ठीक है, और मतलब नॉर्मली इस तरीके से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो भी शो करते हैं, लाइक दे कैन फॉर्म दिस कंपाउंड्स NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BH3, सब लोग जो है +3 का स्टेट शो कर -3 का स्टेट शो करते हैं। अब इसमें सबसे कमाल की बात जो थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करनी है मुझे, वही होती है कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही कमाल का एलिमेंट है। इट कैन शो द एवरी स्टेप, मतलब वो हर टाइप का एवरी फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इट कैन शो। ठीक है, मैं देखो शो करता हूँ आपको कि -3 से लेके +5 तक की सारी स्टेट जो है वो नाइट्रोजन शो करेगा। और इसके लिए आपने एलिमेंट्स अभी याद कर लेने हैं। देखो वेरी फर्स्ट कंपाउंड अमोनिया, अमोनिया के अंदर में ये शो करता है -3 की स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद में NH2 यानी क्या होता है, दैट इज हाइड्रोजीन में N2H4 बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एज NH2। यहाँ पर -2 की स्टेट शो करता है। ओके, अब इसके बाद में हाइड्रोक्सिल अमाइन की बात करेंगे तो NH2OH जो है यहाँ पर शो करता है -1 की स्टेट शो करता है। अब N2 की बात कर लो, यहाँ पर 0 का स्टेट शो कर दिया इसने। ठीक है, अब इसमें N2O की बात कर लो, यहाँ +1 की स्टेट शो कर दी, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव एटम देन दी नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की ज़्यादा नेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन से एज कम्पेयर टू। ये हो गया +1 का स्टेट। देन वी वांट +2 स्टेट। अब देखो 4 बाकी है ना, +2 का बाकी है, +3 का और +4 का बाकी है, +5 भी शो करता है। बॉन्ड 4 ही फॉर्म करेगा लेकिन +5 भी शो करता है। तो +2 के लिए फेमस कंपाउंड जो है वो तो NO होता है, कि NO के अंदर भी शो करता है। एंड जहाँ +3 की बात करोगे तो वहाँ पे नाइट्रस एसिड को आपने एग्जांपल की तरह याद करना है। एंड +4 जो है वो NO2 में शो करता है। एंड +5 जो है वो सबसे फेमस कंपाउंड इसका HNO3। तो ये भी आपने कई बार याद करना है कि नाइट्रोजन जो है वो इट एग्जिबिट ऑल दी स्टेट्स। इसमें से कुछ कंपाउंड थोड़े कम स्टेबल होंगे और कुछ हाई स्टेबल होंगे, बट इट एग्जिबिट्स ऑलमोस्ट ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो अब इसमें सारी स्टेट्स कवर हो गई इसकी। स्टूडेंट्स इतना ही था आज के लिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब तक चल रहे हैं प्लीज़ प्रॉपरली नोट्स बना के देखो, बनाओ इसकी, और रोज़ रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और आपको अपने हिसाब से नोट्स तैयार करने हैं। शायद मेरी राइटिंग काफ़ी गंदी है, आप लोगों को समझ में आया शायद से, लेकिन आपको अपने नोट्स अगर बनाओगे तो फ्यूचर में बहुत काम में आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट आई विल गेट इवन मोर मोटिवेशन टू मेक द गुड स्टफ। ठीक है, और डायफ्रॉस सीरीज़ मैंने चालू की है, मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो बच्चे अभी कई बार क्या होता है ना कि जब मान लो कोई डाउट शायद आपको आ रहा है और आपके फ्रेंड को नहीं आ रहा है, तो आपके डाउट पूछने से आपका फ्रेंड का भी इसमें फ़ायदा होता है। सो प्लीज़ आस्क एज मेनी डाउट, आई विल ट्राई टू क्रिएट मोर इंटरेक्टिव वीडियो ऑन दैट। जितना हो सके उतना मैं उसमें इन्फॉर्मेशन डालने का प्रयास करूँगा, और एट मैक्स उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाए एवरीथिंग, जो भी एंट्रेंस के हिसाब से, मतलब एक्चुअली मेरा मानना है कि जो भी स्टेट कर रहे होंगे ना उनको यहाँ डाउट का टेंशन नहीं आएगा। बट जो बच्चे भी यहाँ पे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे NDA, नीट के लिए, JEE के लिए,
तो उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी कि आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक स्टेप आगे जाकर सोचो कि क्वेश्चन मतलब डाउट्स कैसे बन सकते हैं, और डाउट्स अगर आपके बन रहे हैं, अगर डाउट्स आपको आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग क्वेश्चन की तरफ सही कदम उठा रहे हो। यू कैन सॉल्व इवन मोर क्वेश्चन, आप लोग 2 क्वेश्चन ज़्यादा करके आओगे आपके कॉम्पिटिटर से। ओके, तो इतना बोलते हुए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।